नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विश्व मोहन। और आज देखिए बाजार में जो है लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने मिल रही है। सेलिंग प्रेशर आ रहा है बट वॉलेटिलिटी बनी हुई है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे अप मूव देखने मिल रहा है। लेकिन विश्व मोहन अगले 1.5 घंटे एक्शन पैक शो रहेगा। दोनों साइड्स कमाई के मौके देखने मिल रहे हैं, लॉन्ग्स हो या शॉर्ट्स हो। ग्लोबल क्यूज भी जो है डेवलप हो रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिव है। लेकिन आज की अगर बात करें तो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो वायदे बाजार में FNO मार्केट चेक रहेगा 2-5। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे टेक्निकल गेस्ट के रहने वाले हैं 2-10 बजे। और ऑप्शंस के चैंपियन हमारी खास सेगमेंट रहेगी जहां पे हम ऑप्शंस के कमाई के मौके आपके सामने लेके आएंगे। 2:40 पे रहेगा। 3 बजे हमारा अहम सेगमेंट मार्केट से 3 रहेगा जहां पे स्टॉक्स न्यूज़ पे जो है हमारी जो है इंपॉर्टेंट रिसर्च रहेगी, क्या वॉल्यूम बजर्स है और कौन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स रहेंगे कल के लिए। और कल की तैयारी 3:20 को रहेगी जहां पे हम बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे जहां पे आपको ट्रिगर देखना पड़ेगा। लेकिन बाजार की 4 बड़ी संकेत, इन पे भी एक बार नज़र दे आते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी लगभग 65 अंक गिरकर 25,000 लेवल्स के नीचे आ गई है। लगातार 5 दिन से जो है यहाँ पे आप देखो सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है और कहीं कहीं जो है आपके कॉल राइटिंग भी बढ़ते जा रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंक चढ़कर 55,200 के ऊपर है। एक रेंज में फंसा है बट थोड़ी पॉजिटिव ट्रिगर जरूर देखने मिल रही है और थोड़ी सी PSU बैंक्स में भी तेजी आई है। वही हम बात करें ऑटो शेयरों में तो यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है और टाटा मोटर्स पे सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। स्टॉक लगभग 3% गिर चुका है और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो साइबर अटैक हुआ है उसके कारण जो इनके सप्लाई चेन इश्यूज भी आ रहे हैं। डिफेंस शेयरों में जो है मजबूती आ रही है, कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स भी हुए, कुछ मिसाइल टेस्टिंग भी हुई और BL जैसे स्टॉक्स, BDL जैसे स्टॉक्स में बाइंग आई। कॉपर शेयरों में तेजी आई है। हिंदुस्तान कॉपर 6% मजबूत जो है ऊपर गया है। और याद रखिए कि जो कॉपर की जो सप्लाई जो शॉर्टेजेस है वो थोड़ी देखने मिल सकती है जिस तरह ग्लोबल क्यूज डेवलप हो रहे हैं। बट नेट जो है आज जो है आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर इंडिसेस में जो है गिरावट की ही जो है आप कह सकते हैं मौके देखने मिल रहे हैं। और निफ्टी की जो बात करें तो लगभग 25,000 लेवल्स के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर है तो उस पर जो है हमारी नज़र जो है ज़रूर रहने वाली है। लेकिन अब जो है मार्केट के बड़े बजर्स पे है उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार मार्केट बजर्स को लेके आते हैं स्क्रीन पे और उस पर जो है विश्व मोहन कौन से स्टॉक्स है आपके नज़र में? आज तो बहुत देख रहे हैं कि थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई है, थोड़ी सेलिंग भी हो रही है। लेवल पे तो सुस्ती है लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट की तरफ जाए तो वहाँ पर कुछ एक्शन दिख रहे हैं। जैसे हमने डिफेंस की बात की, ट्रम्प के बयान के बाद से जिस तरह से वहाँ पे एक्शन दिख रहा है और BL वगैरह टॉप गेनर्स है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें जहाँ पर मेटल्स अच्छा साइन कर रहे हैं। कॉपर कंपनियां यहाँ पर अच्छी तेजी है। LME का कॉपर हमने देखा था कल के सत्र में 3%, कॉमेक्स पर जो US का कॉपर फ्यूचर्स है वो 4% बढ़ गए थे। हिंदुस्तान कॉपर 6% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है तो एक जबरदस्त तेजी है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां आज रिकवरी की उम्मीद थी लेकिन आज भी रिकवरी नहीं लौटी थी। H1B वीजा का जो असर है वो आज भी दिख रहा है। आज भी लगातार यहां पर बिकवाली चल रही है। पूरे ही हफ्ते में IT कमजोर है, TCS 2.5% कमजोर, Oracle फाइनेंशियल करीब 2% कमजोर, HCL टेक में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो IT शेयरों में आज भी दबाव जारी है। पूरा हफ्ता IT के लिए काफी कमजोर रहा है। IT के अलावा कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं जहां पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स आज निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में तो नहीं है। 2.5% की गिरावट यहां पे दिख रही है। ये जो रिपोर्ट आई है BBC की रिपोर्ट है जिसमें JLR प्लांट 1 सितंबर से बंद है। इस खबर का असर टाटा मोटर्स पर दिख रहा है। 2.5% की गिरावट टाटा मोटर्स पर दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ बढ़ते हैं। फार्मा शेयरों में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? तो ग्लेनमार्क फार्मा 1.5% ऊपर है। नोमरा की न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है। लक्ष्य दिया है नोमरा ने 1,500 रुपए का, यानी करंट लेवल से करीब 550 रुपए नीचे का लक्ष्य है ग्लेनमार्क फार्मा का। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स आपके लिए इस वक्त के लिए है। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं और फिर समझते हैं कि बाजार आगे आपको कैसा दिख रहा है। सबसे पहले
क्या लग रहा है कौन से सेक्टर है जहां पे आपको लगता है कि क्लोजिंग के दौरान यहां पर कुछ एक्शन दिख सकता है, कुछ स्टॉक्स जहां पे नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल विश्वमोहन, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज खास करके डिफेंस और रेलवेज यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है और एक बुलिश नज़रिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो अपमूव आ रही है निफ्टी बैंक में, थोड़ी सी सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग स्पेस से देखने मिल रहा है। आज सुबह एसबीआई ने, ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया था और पीएसयू बैंक्स में जिस तरह क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे प्राइवेट बैंक से कंपेयर करने के लिए, तब यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। देखिए आज निफ्टी बैंक भी देखे तो हरे निशान में और थोड़ी बेटर सेटिंग लग रही है। आज 12 बजे मेरे एफएनओ जंक्शन के शो में भी हमने कहा था कि इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस करें और यहाँ पे आपको इजी 100-150 पॉइंट्स का एक अपमूव भी मिल गया है और ये 12:30 बजे हमने आपको कह दिया था, हमारे गेस्ट ने भी बताया था। हालांकि निफ्टी को लेके जो है कॉल राइटिंग ज़्यादा चल रहा है और इसके कारण जो है क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा है और थोड़ी सी शॉर्ट्स भी जो है आ सकते हैं अगर और निफ्टी में गिरावट देखने मिले। और अभी देखिए निफ्टी का भी कहानी डेज लो पे है, 24,975 लेवल्स पे है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव थोड़े बहुत हो रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कहेंगे कि ज़्यादा जो आप ब्रेथ है आप कह सकते हैं पूरे इंडेक्सेस का, वो एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। ऐसा कुछ बड़ा अप मूव नहीं देखने मिल रहा। ऑफ कोर्स मेटल्स में जो है कॉपर प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो के इम्पैक्ट से मेटल पे वापस बाइंग आई है। हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता ही इस फोकस में रहने वाले, लेकिन पिटाई जहां चल रही है वहां पे शॉर्ट्स भरे हुए हैं। ये शॉर्ट्स इंक्लूड करते हैं रियलिटी स्पेस में और आईटी स्पेस में। आईटी स्पेस में भी जो है आपको बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार आईटी के लूजर्स को लेके आते हैं स्क्रीन पे और देखेंगे टीसीएस में गिरावट बढ़ते जा रही है और उसके कारण जो है आपको जो है निफ्टी में एक बड़ा ड्रैग देखने मिल रहा है। टीसीएस, ओरेकल, एचसीएल टेक, परसिस्टेंस, ये जो टॉप लूजर्स हैं आईटी शेयरों में, इन पे जो है नज़र ज़रूर रखें। और टीसीएस ऑफकोर्स देखिए जो है 3000 के नीचे आ गया, लगभग 70 पॉइंट्स जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। रियलिटी में कुछ जो है मोमेंटम नहीं आ रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट शॉट्स और दिखते जा रहे हैं। ओबरॉय रियलिटी की शॉट की कॉल भी हमने दी थी हमारे शो में। और ऑफ कोर्स देखें तो प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, डीएलएफ सब में जो है सेलिंग आ रहा है। जो रेंज में फंसे हुए हैं वहाँ पे ऑटो में थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन थोड़ी सी अपमूव हीरो मोटो, मारुति जैसे स्टॉक्स में भी आ रही है। एफएमसीजी 2 दिन से गिरावट है और आज भी देखें तो कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। तो बाजार एक साइडवेज में है, फंसा हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा हो रहे हैं, कमाई के मौके लेकिन दोनों साइड्स आ रहे हैं। और निफ्टी बैंक में भी एक हल्की सी डाइवर्जेंस है जहां पे पॉजिटिव बेंट आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिला। लेकिन चलिए अब हम कुणाल शाह के तरफ चलते हैं और हमारे साथ ओशो कृष्ण भी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। सबसे पहले कुणाल आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो बाजार का रुख है, अब खास करके निफ्टी की बात करें तो अब जो है थोड़ी सी नेगेटिव बेंट की तरफ जा रही है। किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक? गुड आफ्टरनून कुणाल। गुड आफ्टरनून सभी को। फर्स्टली अगर हम देखें ये 5th डे है जहाँ पे हम निफ्टी में करेक्शन देख रहे हैं। हमने जो ब्रेकआउट दिया था 25,150 के बाद और हम 25,450 480 तक गए थे और वहां से हमने वापस करेक्शन देखा है। अभी हम क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे है। 24,950 960 एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे निफ्टी का 20 DMA प्लस 40 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों है। आज सिंस एक एक्सपायरी का डे है सेंसेक्स की स्पेसिफिकली, तो हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी रहेगी। निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास है। एक गैप एरिया 24,900 के तरफ वो फिल करने आएगा एंड आई थिंक वहां से फिर वापस एक रिकवरी आना स्टार्ट होगी। तो अप्रोच बाय ऑन डिप का रखना है। करंट लेवल्स पे मैं बाय रिकमेंड नहीं करूंगा। 24,900 950 के जोन में आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी निफ्टी में बाय करने के लिए। 24,860 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और हाई लेवल्स पे हम वापस 25,200 250 तक रिकवरी देख सकते हैं। सो डिप मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। आज कहीं ना कहीं बैंकिंग से सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी 55,000 नहीं तोड़ रहा है। सो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। 55,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, वो टूटता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा। सो बैंक निफ्टी अगर 55,300 तोड़ता है तो लॉन्ग करिए। हाई लेवल्स पे 55,600 700 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर है या फिर करंट लेवल पे नहीं खरीदने की सलाह दे रहे हैं कुणाल? उनको लगता है कि डिप में खरीदे और 24,860 का स्टॉप लॉस लगाए और वापस से निफ्टी 25,200 जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। ओशो आप बताइए, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आखिरी 1.25 घंटे बचे हुए, क्या लग रहा है क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है आपकी तरफ से?
वेरी गुड आफ्टरनून। सी ओवरऑल मुझे भी लगता है मार्केट में अभी थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव टर्न अराउंड हो चुका है, स्पेसिफिकली जब निफ्टी 25,000 के जोन के नीचे निकला है तो बाय ऑन डिप का ही अप्रोच लेना चाहिए। निफ्टी पे 24,900 के पास जो कि बुलिश गैप है, सेम व्यू है मेरा भी कि उसके आसपास आता है तो एक बार के लिए बाई लें, बिकॉज पांचवा दिन है एंड बुल्स ने अभी तक कोई भी डिसाइसिवली कमबैक नहीं दिखाया है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक दो दिन अगर ब्रीदर लेता है करंट लेवल्स के आसपास तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी पे मिलेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक जो बात है वहां पे मेरे दो लॉन्ग के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला लॉन्ग है भारती एयरटेल पर। भारतीय एयरटेल में अगर हम देखें तो प्रिसाइजली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है एंड करंट लेवल्स पे एक बाइंग का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल पे। तो करंट लेवल्स पे 1940 के आसपास होवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 1900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड मुझे लगता है पोजिशनली 2000 तक के टारगेट भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में बहुत दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है, 239 के आसपास होवर कर रहा है काउंटर। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है ओएनजीसी पे। तो थोड़ी लंबी अवधि रहेगी, मे बी 4 से 5 दिनों का टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही है ओएनजीसी पर। करंट लेवल्स पे 232 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 252 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते जी बिल्कुल। ओशो के दो पिक्स है, ओएनजीसी और भारती एयरटेल, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है नजर रखे। ओएनजीसी पे टारगेट 252 है और यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल दूसरा पिक रहेगा, यहाँ पे भी खरीदारी की राय है, टारगेट 2000, स्टॉप लॉस 1900 का। लेकिन कुणाल आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग कॉल्स? जी डेफिनेटली, जैसे कि हमने कहा कि हम बाइंग के नजदीक है, सो यहाँ पे मेरे भी दोनों कॉल बाई साइड पे रहेंगे। मेरा जो पहला कॉल रहेगा बाई साइड पे वो रहेगा एमसीएक्स। जिस हिसाब से हम कमोडिटीज में जिस हिसाब से रैली देख रहे हैं, फिर वो गोल्ड हो सिल्वर हो, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमसीएक्स होगा यहाँ पे, जहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन बाइंग दिखाई देगी। ऑलरेडी चार्ट काफी स्ट्रांग है, एक करेक्टिव फेज था जो खत्म हो चुका है स्टॉक का और अभी नए लेग के लिए स्टार्ट हो चुकी है ये रैली। तो एमसीएक्स पे बाई की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 7860 का। हाई लेवल्स पे मैं 8300 से लेके 8400 तक के टारगेट देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स पे। सो एमसीएक्स काफी स्ट्रांग है चार्ट पे, तो वो एक बाय रिकमेंडेशन रहेगी। सेकंड जहाँ पे मेरा बुलिश व्यू है वो है ऑयल एंड गैस स्पेस में से। सो यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी खासी बाइंग हमने हिंद पेट्रो, बीपीसीएल ये सब काउंटर्स में देखी है और मुझे लगता है कि यहाँ मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहना चाहिए। बीपीसीएल मेरी पिक रहेगी बाई साइड पे। हमने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा हुआ है और अभी हम हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब मूव कंटिन्यू रहेगा हायर लेवल्स पे। आज भी हमने वॉल्यूम बेस्ड बाइंग बीपीसीएल में देखी हुई है। तो बीपीसीएल पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 324 का। हाई लेवल्स पे आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा वो है 340 और सेकंड रहेगा 346 का। कुणाल, आई थिंक 2 सेशन से ओएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही थी और इंटरेस्टिंगली जो एलपीजी सब्सिडी है वो भी जो है मिलने वाला है और ये अनाउंस हो चुकी है, तो इसके कारण भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है स्टॉक्स में। एक ऑफ कोर्स दूसरे साइड पे ओएनजीसी पे भी जो है नज़र ओशो ने बनाई थी और यहाँ पे देखिए ब्रेंट क्रूड में 7 वीक हाई लेवल्स पे गए, तो ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पे तो तेज़ी आ रही है, लेकिन मेरी नज़र ऑयल इंडिया पे भी पड़ रही है। एक बार ओशो ऑयल इंडिया की चार्ट चेक करना चाहूँगा। ओएनजीसी के जैसे ही कहानी ऑयल इंडिया में भी है, इनकी जेवीज भी बहुत सारी अनाउंस हो रही है, स्टॉक के लिए थोड़ा सपोर्टिव रहता है जब भी क्रूड में उबाल आता है। विश्व मोहन उस पर जो डिटेल रिसर्च भी किए थे आज सुबह। ऑयल इंडिया लगभग 3% ऊपर है। जो है चार्ट में स्ट्रेंथ तो थोड़ा दिख रहा है ओशो। शॉर्ट टर्म लेवल पे एकदम शॉर्ट टर्म क्या जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पे जो है क्या लगता है यहाँ पे एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं कि छोड़ दें? सी ऑयल इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न मूवमेंट आ रहा है, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद आज काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है काउंटर में, बिल्कुल हमें शॉर्ट टर्म में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है काउंटर में। अगर हम टेक्निकली देखें तो 425 से 430 का अगला पड़ाव है काउंटर के लिए। सो वहां तक के जोन को बिल्कुल हमें गेज करना चाहिए एंड करंट लेवल्स पे बाई की ही सलाह बनेगी काउंटर पे। अगर हम लेवल से स्पेसिफिक देखें तो आज का जो लो है 407 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड नियर अबाउट 430 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 430 रुपए
तक के टारगेट दिख सकते हैं। नियर टर्म ही, शॉर्ट टर्म का ये टारगेट है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। एसबीआई और पीएनबी, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश है। हालांकि आज के सत्र में एसबीआई कमज़ोर है, लेकिन पीएनबी आज भी तेज़ है। कल की तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू होती दिख रही है और कहा जा रहा है कि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनके मुकाबले ये वेल पोजीशनड है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और फंडिंग प्रोफाइल जिस तरह की दिख रही है, स्टेबल क्रेडिट ग्रोथ है, उसका फायदा यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। ओशो, यहाँ से कुछ पसंद है आपको? एसबीआई और पीएनबी, इन दोनों पर क्या राय है आपको? टेक्निकली दोनों ही काउंटर काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, बट अगर एसबीआई की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज इसमें जो ब्रेकआउट आया है पोजिशनली, उसका टारगेट नियर अबाउट 900 का है, पोजिशनल टारगेट 900 का है। बट शॉर्ट टर्म में अगर हमें थोड़ा सा डिप मिले काउंटर में नियरली 855 से 850 के जोन पे, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के बाद इसमें हमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, तो डिप पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। 850 के आसपास बाई करें। 830 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा एंड मुझे लगता है 900 तक के टारगेट्स हमें काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है इसमें भी अगर कोई डिप आता है 108 के आसपास तो बिल्कुल बाइंग करके चलनी चाहिए। हायर लेवल्स पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 115 का, तो इधर वहां पे अपने पोजीशंस को लाइट कर लें या फिर एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर 115 के ऊपर निकलता है तो 125 से 128 तक के टारगेट हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह पीएनबी और एसबीआई को लेकर आ गई। एक और सेक्टर है जो काफ़ी आज बज़ कर रहा है, डिफेंस का, और ये ट्रंप के उस कमेंट के बाद और ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, क्योंकि यूरोप स्टॉक्स में भी, यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी दिख रही है और उसी के साथ साथ यहाँ के भी जो स्टॉक्स है वो भी चल रहे हैं। एचएल वगैरह देखिए, आज करीब 3% की तेज़ी है। बीएल में 2.5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। कुणाल, आप राय दीजिए, जिस तरह के बयान आए हैं ट्रंप के कि वापस से वो अपनी टेरिटरी रिक्लेम कर सकते हैं यूक्रेन, अगर यूरोप नाटो मिलकर अगर मदद करे तो ये एक बयान ऐसे है कि डेफिनेटली आगे चलकर और भी तनाव बढ़ाएगा। रूसी से डिफेंस शेयर्स चल रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इन स्टॉक्स पर? डिफेंस एज ए स्पेस का मोमेंटम में रहा है पिछले एक हफ्ते में, जहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है। यहाँ पे कपल ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट रहेगा बीएल, जो निफ्टी 50 का काउंटर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अपने ऑल टाइम हाई को निकालने के कगार पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से रैली और भी एक्सटेंड हो जाएगी। सो बीएल एक ऐसा काउंटर है जिसने रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई है इन अ वीकर मार्केट और मुझे लगता है नया हाइस के लिए रेडी हो चुका है। सो बीएल का जो डाउन साइड पे सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो है 387 का। यहाँ पे हमने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 डीएमए की है वो प्लेस्ड है। सो कोई भी डिप मिलती है उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। पोजिशनली आपको एक ट्रेड लेनी है, 380 का स्टॉप लॉस रखना है जहाँ से ब्रेकआउट आया था और मुझे लगता है हाई लेवल्स पे स्टॉक 440 से लेके 450 तक के टारगेट्स बता सकता है इसी एक्सपायरी में। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी मूव के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है बीएल हायर लेवल्स पे। सेकंड है एचएल। आई थिंक एचएल में भी मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। एचएल एक बार डिप काउंटर है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का फेज था। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया था, मल्टीपल टाइम्स वहां पे आया, सपोर्ट लिया और फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। सो मुझे लगता है कि लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है जब तक 200 डीएमए नहीं तोड़ता है। एचएल का जो सपोर्ट है 4600 के आसपास है। सो अगर आपको डिप पे मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए अराउंड 4650 4600 के जोन पे। एचएल वापस आपको 5000 तक के लेवल्स बता सकता है और एचएल पे जो डाउन साइड का आपको सपोर्ट रखना है वो है 4400 का। सो जब तक ये नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। बिल्कुल, डिफेंस थीम पे जो है एक बुलिश नजरिया बन रहा है कुणाल का। दोनों ही पिक्स बीएल एचएल, डायरेक्टर साहब टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस भी एक बार स्क्रीन पे फायर करें। आज जो है ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो भी आ रहा है कि अब रिसेंटली जो है तेजस एयरक्राफ्ट के जो है लगभग 66,500 करोड़ के डिफेंस डील्स भी साइन हो सकते हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइल्स भी टेस्टिंग हो रहे हैं, रेल कॉरिडोर से हो रहे थे, डायरेक्टली रेलवे से ही, एक रेलवे से ही आप मिसाइल छोड़ रहे हैं। और ये वीडियोस भी हमने देखे थे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर किए थे सोशल मीडिया में। तो ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम डिफेंस स्पेस पे, शिप बिल्डिंग पे दिखने मिल रही है। लेकिन चलिए, डिफेंस स्पेस के अलावा जो है ऑफकोर्स हमारी जो है बातचीत चलने वाली है और एक छोटा सा ब्रेक हम लेने वाले हैं और ब्रेक के उस पार जो है हम ऑफकोर्स टेक्निकल पिक्स पे तो नज़र ज़रूर रखेंगे, लेकिन कुछ खास रिसर्च और एक्सक्लूसिव्स भी है जो हम लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे ईटी नाउ स्वदेश में।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और ऑफ कोर्स देखें तो बाजार में जो है आप कह सकते हैं कि गिरावट तो है देखने मिल रही है, पर चाल जो है आप कह सकते हैं कि एकदम आप कह सकते कंसोलिडेशन की तरफ आ रही है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, निफ्टी जो है अभी कंफर्टेबली 25,000 के नीचे ट्रेड करिए, डेज लो पे है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट आई है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे चाल थोड़ी अलग है। निफ्टी बैंक पे जो है थोड़ी सी अप मूव जो है आपको देखने मिल रही है, और ये सपोर्ट जो है आपको पीएसयू बैंक से देखने मिल रहा है। मेटल स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है, आज टॉप गेनर भी है, और कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स इनमें अच्छी अप मूव आई है। डायरेक्टर साहब, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन तीनों स्टॉक्स को फायर करें, इनका एक हार्ड बॉडी बना दीजिए। और इस पे जो है ग्लोबल कॉपर प्राइसेस में भी एक बड़ा जंप आया है। विश्व मोहन, आप स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, कॉपर पे ये जो उछाल आया है क्या रीज़न है? देखिए, दो अहम रीजन है। एक तो इंडोनेशिया, जहां पर उसके एक बड़े माइनिंग में वहां पर ये सितंबर महीने में ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 लेबर मारे गए थे, कुछ घायल हो गए थे। उसके बाद से वहां पे प्रोडक्शन बंद हो गया है, और वो जो माइनिंग है, जहां वो जो माइंस है, वहां से करीब करीब ग्लोबल सप्लाई का 3.25%, 3.2% वहीं से सप्लाई होती है। पेरू एक लीडिंग सप्लायर है कॉपर का, वहां से भी सप्लाई लेबर प्रोटेस्ट की वजह से बंद है। यानी 2 बड़े माइनिंग सेंटर है आपका, वहां से अगर सप्लाई कम हो रही तो डेफिनेटली इसका असर ग्लोबल सप्लाई पे होगी। और जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास कॉपर के स्टॉक्स है, कॉपर माइनिंग कैपेसिटी है, उन कंपनियों को फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 6% सस्टेनेबल रैली देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर। लगातार शुरुआती कारोबार से ही हम देख रहे हैं करीब करीब 6% की तेजी है। एलईएमए में हमने कल देखा जबरदस्त तेजी, 3% की तेजी। कॉमेक्स पर कॉपर को देखा, यूएस कॉपर फ्यूचर्स को $5 के बेहद करीब चला गया, 2 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पे। घरेलू बाजार में हमने देखा एक जबरदस्त तेजी। तो कॉपर की रैली चल रही है, उसी का फायदा इन कॉपर शेयरों को भी मिल रहा है। शरद जी बिल्कुल, देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये दोनों सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर और अच्छी अपमूव आ रही है। ओशो, आपसे एक और जानना चाहूँगा, कॉपर थीम रिलेटेड ही विश्व मोहन पूरी डिटेल्स हमें बताए और शेयर किए कि क्यों भाग रहे हैं कॉपर स्टॉक्स। ज़रा एक बार बताएं चार्ट चेक लेके कि हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बेहतर लग रहा है? सी ओवरऑल हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो काउंटर में काफी स्ट्रांग तेजी आई है, एंड जिस हिसाब का ब्रेकआउट है, इसका हायर टारगेट नियरली 340 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। तो अगर पोजीशंस बने हुए हैं, किसी के पास पोजीशन लिया हुए हैं, तो बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करें। 340 का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है, एंड वहीं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। अभी करेंटली 310 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओवर हीटेड है काउंटर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं वेदांता में देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो करंट लेवल्स पे 460 465 के पास काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है काउंटर का, एंड पिछले 3 बार ये काउंटर इसी जोन से एक टर्न अराउंड या फिर लोअर लेवल्स पे स्लिप होते हुए दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है एक दिन अगर फॉलो बाइंग हमें यहाँ से कंटिन्यू हायर एंड पे देखने को मिलती है, तो वहां से बिल्कुल पॉजिटिव व्यू बन जाएगा काउंटर में, एंड नियर अबाउट 495 से 500 के लक्ष्य बनेंगे। तो मुझे लगता है कल के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर कल भी हमें एक बाइंग ट्रैक्शन दिखता है वेदांता में, तो बिल्कुल पोजीशन लॉन्ग के बना के चलें। 500 का लक्ष्य रहेगा, एंड 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। से आपको वेदांता पसंद है, यहाँ पर 500 रुपए तक जाते हुए भी वेदांता आपको दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस आपने बताया उसे ध्यान रखिएगा। और टारगेट है 495 से 500, स्टॉप लॉस है आपके लिए 455 रुपए का। लेकिन चलिए एक और खबर की ओर रुख करते हैं, टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। नए जीएसटी रिजीम से क्या इस सेक्टर को फायदा होने वाला है, क्या कुछ इस पूरे सेक्टर में बज़ हो रहा है, यही समझते हैं अपने सहयोगी हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी है, जो CBIC है, वो पूरी खबर के साथ प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, टेक्सटाइल और फुटवियर इंडस्ट्री को न्यू जीएसटी रेजिम में राहत देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जो ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम तरह के फीडबैक मिलने के बाद अब 1 अक्टूबर से
प्रोविजनल या ऑटोमेटिक जीएसटी रिफंड सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें 90% तक जो जीएसटी रिफंड है वो प्रोविजनल बेसिस पर इंडस्ट्री के लिए रिलीज किया जाएगा। इससे जो उनका वर्किंग कैपिटल है वो स्टक नहीं होगा, उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें डेटा इवैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस के आधार पर ये जीएसटी रिफंड जो हैं वो रिलीज किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि खासकर टेक्सटाइल और जो फुटवियर इंडस्ट्री है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है खासकर मैन मेड फाइबर की बात करें वहाँ पर जीएसटी ज़्यादा है, 18% है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वहाँ पे जीएसटी कम है, सिर्फ 5% है। उसकी वजह से इन्वर्जन के केसेस आ रहे हैं और उनका जो वर्किंग कैपिटल है मैन्युफैक्चरर्स का वो स्टक हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री अब इस बात की योजना बना रही है कि जल्दी से जल्दी जो ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल जो है वो स्टक ना हो। और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 अक्टूबर 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ही सेक्टर को, टेक्सटाइल फुटवियर दोनों सेक्टर को यहाँ पर राहत मिलते हुए दिख सकते हैं। ओशो, आपसे बाटा से ही शुरुआत करते हैं। ये हालांकि आज के सत्र में कमज़ोर है, आगे के लिए क्या लग रहा है? बाटा किस तरह का दिख रहा है? चार्ट देखकर बताइए बाटा का। टेक्निकली अगेन काउंटर में थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिले हैं शॉर्ट टर्म में। सो मुझे लगता है जब तक बाटा 1180 के ऊपर होवर कर रहा है, एक बाइंग का व्यू लेकर के चला जा सकता है। बट मेजर हर्डल इसका नियरली 1260 से 1265 के आसपास है। तो वो ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें एक डिसाइसिव व्यू बुलिश फ्रंट पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही सिर्फ राय रहेगी कि थोड़ा डिप आता है 1180 के आसपास तो बाई करके चलें, 1160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड कंजर्वेटिव बायर्स ब्रेकआउट का इंतजार करें। 1260 क्रॉस ओवर होने के बाद ही इस काउंटर में बाई करके चल सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए 1260 का लेवल एक बार क्रॉस होने दे, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट आज यहाँ पे 2.5% की गिरावट दिख रही है। वेल्सपन लिविंग 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। जिस तरह से टैरिफ को लेकर चिंता, यूएस के एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, उसके बाद से ये स्टॉक्स दबाव में दिख रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग, इन दोनों पर क्या राय बन रही है कुणाल आपकी? आई थिंक टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे हमेशा वोलेटिलिटी हाई है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से रिलेटेड रहता है। सो कहीं ना कहीं गोकुलदास एक्सपोर्ट भी आप देखोगे तो लॉन्गर टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन के फेज पे ही है, जहाँ पे लोअर एंड पे स्टॉक को 675 700 के आसपास सपोर्ट मिलता है और हाई लेवल्स पे हम रिजेक्शन जोन देखते हैं, वो है 850 860 के जोन पे। सो आई थिंक एक कंसोलिडेशन का फेज है, कोई क्लियर कट व्यू नहीं बैठ रहा है कि ट्रेंडिंग मूव मिलेगा यहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट में। सो अगेन अगर आपको सपोर्ट के आसपास मिलता है अगर 700 से 700 720 के आसपास, तो आई थिंक वहां पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। तो करंट लेवल्स पे गोकुलदास पे कोई व्यू नहीं बैठ रहा है। जहाँ तक वेल्सपन लिविंग की भी बात है, यहाँ पे हमने देखना है मल्टीपल टाइम बाइंग इंटरेस्ट दिखा है हमको 110 105 की रेंज में, 120 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगेन वो सपोर्ट के आसपास बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग रहती है क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी है हमने। सो अगर वहां पे आपको आता है स्टॉक तो आई थिंक एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा 115 110 के आसपास, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो और वहां से हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट स्टॉक वापस आपको 130 135 के लेवल्स बता सकता है। सो टेक्सटाइल एज अ स्पेस अगर मैं पूरी बात करूं, अगर आप सब स्टॉक्स को भी देखोगे तो कंसोलिडेशन के ही फेज में है। डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, जहां पे आपको सपोर्ट लेवल्स दिखाई देते हैं, वॉल्यूम बेस्ड एक्शन बाइंग दिखाई दे रही है सपोर्ट के आसपास, वहां पे एक एंट्री पॉइंट लीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। जी बिल्कुल। कुणाल, आप थोड़ी देर पहले एचएएल के बारे में बात भी कर रहे थे अपनी टेक्निकल पिक्स पर। अब देखिए एचएएल की जो खबर आ गई है, हम आपको पहले ही बता दिए थे, और अब देखिए 97 तेजस एयरक्राफ्ट की जो डील है वो पूरी हो गई है। डायरेक्टर साहब एचएएल को स्टॉक को एक बार स्क्रीन पे लाएं इंट्राडे चार्ट पे। यहाँ पे देखें ये जो है बिग बहुत बड़ा ऑर्डर है। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन ये ऑर्डर लगभग 65 से 70 हज़ार करोड़ तक का हो सकता है। इसके इनिशियल डिटेल्स हमारे पास आते रहेंगे, जिस तरह आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन 97 एयरक्राफ्ट्स का ये जो बड़ा डील हो गया है, स्टॉक देखें तो यहाँ पे जो है लगभग 1.5% ऊपर है, और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 4800 लेवल्स पे जो है एचएएल खड़ा है। और यहाँ पे देख रहे शॉर्ट स्पाइक जो है स्टॉक में देखने मिल रहा है, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। कुणाल,
आपकी जो ऑफ कोर्स पिक भी थी HAL, और देखिए यहाँ पे अब न्यूज़ फ्लो भी आ गया, और आपके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस वही रहने वाले हैं या कुछ चेंज करेंगे? अब टारगेट प्राइस आपका 5,000 था, स्टॉप लॉस 4,600 का था HAL का। आई थिंक डेफिनेटली अभी भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। मुझे लगता है कि मोमेंटम जो 20 DA में है वहीं पे प्लेस्ड है, मुझे नहीं लगता है कि वो तोड़ेगा, और हाई लेवल्स पे 5,000 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक नया हाई जो कि ऑल टाइम हाई है वो है 5157 का, तो वो भी निकल जाएगा। सो अगर आपको रखना है तो पोजिशनल टारगेट रख सकते हो 5,300, फर्स्ट टारगेट 5,000 रखिए और सेकंड टारगेट 5,300 तक के आ सकते हैं। ऑफ कोर्स HAL पे जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है, लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ऑफ कोर्स हम टेक्निकल एनालिसिस और एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स जो है लेके आते रहेंगे। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल देखें तो बाजार की गिरावट इस दौरान बढ़ी है। निफ्टी में अब करीब 115 अंकों की गिरावट दिख रही है, 24,950 के आसपास निफ्टी है। बैंक निफ्टी सपाट है, 55,100 के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक और अपडेट ये है कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। NSE पर रजिस्टर्ड निवेशकों की जो संख्या है वो 12 करोड़ के भी पार निकल गई है। कब कैसे बढ़ी ये निवेशक? शरद, आपने ये डिटेल्स निकाली थी, कब कैसे बढ़े, क्या डिटेल्स हैं और इसकी? बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब ये आंकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो यूनिक अकाउंट्स हैं जो बहुत बार खुले, उसमें क्या है रिपीटेशंस भी होता है। ये आंकड़ा 24 करोड़ का है, लेकिन जो शुरू हुआ था NSE 94 में हुआ था। उसके बाद जो है हम ऑफकोर्स देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो पहला 14 साल बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ लोग ही जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय आगे बढ़, उसके बाद अगले 7 साल में ये आंकड़ा 1 करोड़ का था। फिर देखिए 3.5 साल में 1 करोड़ लोग जुड़ गए, और उसके बाद अगले 1 साल में देखा जाए तो फिर 1 करोड़ जुड़े। यानी कि मार्च 2021 तक जो डेटा सामने आ रही है वहाँ पे 4 करोड़ लोग जो है NSE के साथ जुड़े थे एज एन इन्वेस्टर अकाउंट। लेकिन मार्च 2021 के बाद ये आंकड़ा 4 करोड़ का 3 गुना बढ़ गया। अब ये आंकड़ा करंट लेवल्स पे जो है 12 करोड़ पे खड़ा हुआ है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी थे प्रेस रिलीज जो बहुत इंटरेस्टिंग थे रिटेल निवेशकों के लिए। और याद रखिए 4 इन्वेस्टर्स में से 1 इन्वेस्टर महिला है, और 12 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जो भारत में हैं आज, उनका मीडियन एज जो है वो 33 साल का है। पहले ये 5 साल पहले जो ये आंकड़ा था ये 38 ईयर्स का एवरेज एज था जो स्टॉक मार्केट में आते थे, अपने अकाउंट्स खोलते थे नए। पर अब ये देखिए और जवान हुए जा रहा है, 33 ईयर्स पे जो है अब एवरेज आ गया है। लेकिन याद रखिए 40 से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर्स है अभी भारत में वो 30 साल के नीचे है। यानी कि हमारा इकोनॉमी, हमारा यूथ जो है, नए नए लोग, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स देखने मिल रही है। और इन्वेस्टर बेस जो है अब 99.85% भारत के पिन कोड्स को कवर करता है। तो आप सोचिए कि पूरा जो देश है ऑलमोस्ट पूरा कवरेज से भरा हुआ है इक्विटी मार्केट के पार्टिसिपेशन में। अब 2 तरीका होता है इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। एक तो होता है डायरेक्ट इक्विटी, जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट्स रहते हैं और आप यूनिक इन्वेस्टर नंबर्स आपके पास आते हैं। और दूसरा इनडायरेक्टली होता है म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड में भी देखें तो SIP लेवल्स 28,000 करोड़ के ऊपर है। SIP की एडिशंस में भी स्ट्रेंथ आ रही है, और इसके कारण जो है भारत का जो रिटेल स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत इम्प्रूव कर रहा है। और आगे जाते हुए भी जो है एक बहुत ही बढ़िया जो आप कह सकते हैं कि अपमूव या साइकिल देखने मिल सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स वायदे बाज़ार में भी पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार कुणाल आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है अच्छा कुणाल है नहीं, ओशो, अच्छा ठीक है। तो कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे एक डिस्कशन ज़रूर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम अहम फंडामेंटल टेक्निकल कॉल्स और इम्पोर्टेंटली ऑप्शंस के चैंपियन जैसे खास सेगमेंट पे भी नज़र रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और एक और अपडेट ये है कि कल से पेस डिजिटेक का आईपीओ खुलने जा रहा है। आईपीओ पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत की है संजीत मंगाट ने। आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है पेस डिजिटेक। ये कंपनी जो है ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर टर्नकी प्रोजेक्ट करती है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी हैं। इनका आईपीओ जो है 26 को खुल रहा है और 30 को बंद होगा। 208 से 219 का इसका प्राइस बैंड है और 819 करोड़ का ये फ्रेश इशू जो रेस कर रहे हैं और कंपनी की जो वैल्यू है लगभग 4,470 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। और आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है वेणुगोपाल राव मदिशेट्टी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। मिस्टर राव, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल सर आपसे कि अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आप जो ये 819 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइमरी इशू में उसको आप कहां पर उपयोग करेंगे? थैंक यू। मेरा नाम वेणुगोपाल एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये जो कंपनी मैंने 2007 पे स्टार्ट किया एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और मैंने टेलीकॉम में प्रोडक्ट्स में काम किया है ज़्यादातर अप टू 2020 एंड 20 के बाद में हमने जो टर्नओवर को या वैल्यू अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी एंटर किया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टेंडर्स है बहुत टर्न की प्रोजेक्ट्स को टेलीकॉम का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो हमने उसको एक प्रोजेक्ट ऐसा लिया कि 6,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लिया था जिस वजह से हमारा टर्नओवर जो है 2,500 करोड़ तक पहुंचा पर ईयर। उसके बाद में हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो टेलीकॉम टावर नेटवर्क में और फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क में जो बिड करके विन कर रहा है और टेलीकॉम बिजनेस हमारे को नेक्स्ट 2-3 साल तक 2,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर आ रहा है और उसी का जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग जो 10-15 साल से यूज कर रहा है उसी को अपने को हमको फर्दर डेवलप करके हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाया जिसका जो कंट्रीज फर्स्ट 5 गीगावाट आवर का जो बैटरी प्लांट हमने बेंगलोर में लगाया जिसका जो इनॉग्रेशन हुआ था तो 2.5 महीने पहले। It was inaugurated by the Honorable Minister for New and Renewable Energy। उसी सब ने बताया था कि ये कंट्री का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्लांट है। ये हमारा अभी इसका ये जो कंपनी ये जो फैक्ट्री से हमको जो पूरा जो 100% जो एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये कंपनी ये फैक्ट्री से हमको 3,000 करोड़ का जो प्रोडक्ट्स का सेल होने वाला है वो हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पूरा कैपेसिटी अवेलेबल होगी। और हमने इसके बीच में एक 4,500 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट्स भी हमने जीता है जिसका हमने अभी ऑलरेडी एग्जीक्यूशन शुरू किया और उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर रहा है वो 1,500 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट है। वो उसके लिए जो इक्विटी चाहिए था हम ये आईपीओ को थ्रू रेज कर रहे हैं और उसके अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमने तैयार किया और अभी आगे जाते हुए हम लोग टेलीकॉम और एनर्जी स्टोरेज को दोनों को हम पैरेलली 2 वर्टिकल जैसे चलाने वाला है और दोनों जो है ग्रोइंग स्टेज पे मतलब एनर्जी स्टोरेज तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, टेलीकॉम तो हमारा रेगुलर ऑनगोइंग बिजनेस है तो हम उसको भी हम चला रहे हैं। इन दोनों मिलके हमारा जो टारगेट हम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मिस्टर राव, ये भी बताइए कि आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए के अगेंस्ट है। सो वो एक्सपोजर आप कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे क्योंकि ये रिस्क बहुत ही पीएसयू रिस्क आपके पास है। देखिए हम प्राइवेट कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं बट हमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो बड़ा प्रोजेक्ट्स आते हैं वो गवर्नमेंट से आता है बट हम लोग सुन के हम बिड करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स हम ज़्यादातर बिड करके विन करते हैं और जहाँ जैसे सेकी है एनटीपीसी है और बीएसएनएल है आजकल ये सभी वेल फंडेड है। हम फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिड करते हैं
अगर इसके हिसाब से हम प्राइवेट कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बट मैक्सिमम बिजनेस कम्स फ्रॉम और प्रोजेक्ट्स, एंड वो प्रोजेक्ट्स का जो है गवर्नमेंट ही बिड करते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग उसमें एक मतलब हमारा पूरा टीम को तैयार किया हुआ लास्ट फ्यू इयर्स, हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सब। और हमारा पूरा इंडिया का जो 600 करोड़ 600 इंजीनियर्स डिप्लॉयड है सर्विसेज के लिए, हम लोग जो टेलीकॉम के लिए जो सर्विस का ये करते हैं, उसी सर्विस टीम्स को लेकर हम लोग ये एनर्जी स्टोरेज का भी यूज कर रहा है। तो हमारा जो सिस्टम जो ऑलरेडी टेलीकॉम के लिए बना हुआ है, उसी को लेकर हम लोग ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी हम बिजनेस कर रहे हैं सर। ये भी बताइए सर, आपका जो रेवेन्यू है, हमने देखा कि FY25 में काफी जंप हुआ और उसका कारण एक था कि BSNL का जो 4G एक्सपेंशन ऑर्डर था वो इसमें आप इन्वॉल्व थे। आगे जाते हुए ये रेवेन्यू कैसे रहेगा, क्योंकि BSNL का तो इक्विपमेंट एक्सपेंशन तो हो गया है, पर आप O&M आप संभाल रहे हैं, तो वो रेवेन्यू क्या टेपर ऑफ हो जाएगा या और आपके पास इनफ ऑर्डर बुक है कि आप रेवेन्यू को मेंटेन कर सकें? आपके रेवेन्यू में क्या चंकीनेस या लंपीनेस आएगा क्या? देखिए, हमारा पास अभी जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए रेवेन्यू ऑलरेडी बुकड है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में हमारा 3200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और पाइपलाइन भी बहुत बड़ी पाइपलाइन है जो दोनों वर्टिकल के लिए। टेलीकॉम में हम लोग बिड कर रहे हैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो टेंडर्स भी आ रहा है, तो हम लोग वो टेंडर्स को भी बिड कर रहे हैं। सिमिलरली एनर्जी स्टोरेज में भी बहुत सारे टेंडर्स आ रहा है, वो भी बिड कर रहे हैं। तो हम में कॉन्फिडेंस ये है कि ये जो 7,500 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, हमारा नेक्स्ट 2 इयर्स का तो विजिबिलिटी है ही, और उसके साथ साथ जो पाइपलाइन बन रही है वो भी हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हेल्प करेंगे। और दूसरा जो बात यह है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स है हमेशा लॉन्ग टर्म सर्विसेज के साथ लिंक्ड है, तो कम से कम 5 साल या समटाइम्स 10 साल भी हमारा सर्विसेज का बिजनेस इसमें मिलके आता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली एक ही लेवल पे चलने का, या थोड़ा जैसे अभी टेलीकॉम तो ग्रो कर ही रहा है और बेस्ट तो हमारा बहुत बड़ा फास्ट जंप ले रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस ये है कि हम लोग इन ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और सस्टेन करेंगे। जी मिस्टर राव, आप ET Now स्वदेश में आए और IPO सेंट्रल में आपने बात किया, धन्यवाद। आज आपका IPO जो है 26 को खुल रहा है और 30 को बंद हो रहा है, और ये जो है आपकी कंपनी को वैल्यू करता है लगभग 4,470 करोड़ अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। योगी सजीत मंगाट ने पेस डिजिटेक के IPO के मैनेजमेंट से खास बातचीत की थी। ये IPO कल खुलने जा रहा है। चलिए, अब इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश भोसले हैं एंजल वन से, जिनसे हम ऑप्शंस की रणनीति समझेंगे, और साथ ही लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हैं। चलिए, लेकिन राजेश जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। राजेश जी, बताइए, आप ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? देखिए, मार्केट अंडर प्रेशर है, बट कुछ काउंटर्स में रिलेटिव्स दिखाई दे रहा है। भारतीय एयरटेल में लास्ट वीक एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला था, एंड आज हम देख रहे हैं कि अपने 20-डे EMA पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल का 1960 का कॉल बाय करना है, बट ध्यान रखिए ये अक्टूबर सीरीज का रहेगा। इसे 39 और 40 के रेंज में बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 28, और टारगेट रहेगा 63 का। इसका जो लॉट साइज है 475 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा 5300 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11,400 के। ये 11,400 का मुनाफा अधिकतम हो सकता है। भारतीय एयरटेल में आपको 1960 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है 39 से 40 रुपए के बीच में। लक्ष्य है उस प्रीमियम का
63 का, और आपको स्टॉप लॉस भी रखना है 28 का उस प्रीमियम के लिए। शुक्रिया आपका राजेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं। चलिए बाजार की ओर लौटते हैं, जहाँ पर गिरावट फिर और आगे बढ़ती जा रही है। 125 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है बाजार में। निफ्टी 24,930 तक फिसल कर आ चुका है, तो निफ्टी में गिरावट ज़्यादा दिख रही है, बैंक निफ्टी सपाट है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पहले इंडेक्स से ही शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है इंडेक्स पर, आपका व्यू क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों में हमें गिरावट देखने को मिली है, मुझे लगता है कि फर्दर एक डिप देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 24,900 800 का जो जोन है, वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से एक रिबाउंड होने की हम आशा रख सकते हैं। वहाँ पर हमें 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट सितंबर रैली का दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर सेंट्रल बैंड ऑफ बॉलिंगर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो की मूविंग एवरेजेस हैं 50 20 100 हिस्से में, इनका भी जो कोइंसाइड है, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से 24,800 से लेकर 900 काफी अहम लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि वहां से हमें एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड, एक शॉर्ट टर्म का पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और बट जिस तरीके से मार्केट में बेयर्स का सेटअप है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 24,800 900 के पास आता है, तो वहां से हमें एक रिबाउंड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो 24,900 का एक अहम लेवल आपको लग रहा है, वहाँ से रीबाउंड की उम्मीद आप कर रहे हैं बाजार में। चलिए, अब आधे घंटे के आसपास बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, आपकी टॉपिक क्या होंगी लक्ष्मीकांत जी? जी, एक शॉर्ट कॉल मैं रिकमेंड करूंगा और एक लॉन्ग रिकमेंड करना चाहता हूं। शॉर्ट के लिए मैं जियो फाइनेंस को देख रहा हूं। यहाँ पर मुझे डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है। 305 के नीचे अगर प्राइजेस क्लोज होते हैं, तो फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है हमें जियो फाइनेंस में। तो हमें करंट लेवल्स पे सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके चलना है। जो स्टॉप लॉस है वो हमें मेंटेन रखना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 315, और आने वाले समय में हमें 285 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंस में। वहीं पर जो लॉन्ग रिकमेंडेशन है, उसको अभी तो फिलहाल बाय नहीं करना है, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट कॉल है। हिंदुस्तान जिंक में मुझे तेजी दिखाई दे रही है। लोअर लेवल से अच्छे खासे रिबाउंड देखने को मिले हैं। आरएसआई भी अभी इस वक्त 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान जिंक में जो प्राइजेस है, अगर 470 के ऊपर निकलते हैं, तो वहां से हमें बाय करके चलना है। उस दौरान हमें 10 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 460 का है, और 20 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्टेशन हम अपसाइड की ओर रख सकते हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है 490 के आसपास। 490 के आसपास हिंदुस्तान जिंक जाते हुए आपको दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल्स यहाँ पर बेचने की सलाह है 285 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और ऑफ कोर्स देखें तो बाजार में जो है अभी भी गिरावट बनी हुई है। निफ्टी की बात करें और अभी डेज लो पे ही है, 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रहा है। ड्रैग जो है ज़्यादा आपको आ रहा है आईटी से, रियल्टी से, फार्मा से, अगर सेक्टोरली बात करें। और ब्रॉडर इंडिसेस में भी कुछ सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा। चुनिंदा सेक्टर्स है जहाँ पे मूव्स अप मूव्स देखने मिल रहे हैं। रियल्टी स्पेस में कुछ शॉट्स बन रहे हैं क्या लक्ष्मीकांत जी? ज़रा देखें तो अब शॉट्स ले सकते। बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का इस हफ्ते। देखें तो आईटी के बाद यही सबसे ज़्यादा गिरा है। 4.5% निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो है इस हफ्ते गिर चुका है। कुछ शॉट्स बन सकते हैं क्या? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, कोई शॉर्ट कॉल दीजिए अगर है तो रियल्टी में। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ शॉर्ट का कॉल रिकमेंड किया जा सकता है। और अब पूरे रेटिंग की बात करें तो पिछले हफ्ते से अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। जब भी डिफिकल्टी हमें 200 SMA के पास आता है, तो वहाँ का एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेता है और एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। वहां से फिर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। कल के सेशंस में ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिल गया था, और फर्दर हमें फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल रही है ऑल ओवर रियल्टी स्पेस में।
शॉर्ट के लिए अगर मुझे लगता है तो गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो और ये स्टॉक अभी 20 डीएमए के नीचे भी फिसल चुका है। तो मुझे लगता है कि 2025 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हमें ट्रेड लेना बनता है। और जब तक ये स्टॉक 2025 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। अभी करंटली जो सितंबर फ्यूचर है वो 1980 के पास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो अहम सपोर्ट है वो 1940-45 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो 2025 का स्टॉप लॉस लेकर 1940 तक के टारगेट के लिए एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी बेहतर विकल्प है जहां पर हम एक एसटीबीटी कॉल भी रिकमेंड कर सकते हैं। एसटीबीटी कॉल रहेगा, शॉर्ट की कॉल है। आप यहाँ पे जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे जो है यहाँ पे जो सेलिंग की राय आ रही है, तो इस पे भी नज़र रखिए। स्टॉप लॉस 2025, टारगेट जो है 1940 का रहेगा। तो इस पे जो है हमारी नज़र ऑफ कोर्स रहने वाली है। रियल्टी स्पेस पे हमने बात कर ली। आईटी पे बड़ी गिरावट आ रही है। टीसीएस 2.5% गिर चुका है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड या वैल्यू बाय अभी बेटर होगा कि फॉलिंग नाइफ्स का जो सेटअप चल रहा है तो दूर रहे। टीसीएस डेज लो पे 2.5% गिरा हुआ है, बुरी तरह पिटा है। तो ज़रा बताएं क्या राय होगी लक्ष्मीकांत जी? जी ऑलरेडी यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल चुके हैं। और अभी भी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है टीसीएस में। मुझे लगता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। ऑलरेडी टीसीएस जो उसका की सपोर्ट था 2990 उसके नीचे क्लोज होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर सेलिंग प्रेशर अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है। तो जो अब नेक्स्ट सपोर्ट है वो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 2850 के आसपास। तो मुझे यहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट टीसीएस में लग रही है। और हमें फर्दर वीकनेस पूरे आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। फर्दर वीकनेस जो है आपको आईटी सेक्टर में देखने मिल सकता है। और ये पेसिमिज्म जो है बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। और ये पेसिमिज्म को अगर रिवर्सल होना है तो आज अगर रात को एसेंचर में जिनके नंबर्स आएंगे, अगर गाइडेंस में कुछ पॉजिटिव आता है तो शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने मिल सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी देखा जाए तो पूरा जो सेटअप है नेगेटिव ही है। शॉर्ट कवरिंग होता है कि नहीं वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो गाइडेंस है एसेंशियल का आज शाम को, उस पर एक्सपेक्टेशन जो है बाजार की ज़रूर रहेगी। इस साल निफ्टी आईटी इंडेक्स 20% नीचे है अपने हाई से 25%, यानी कि ऑलरेडी बेयर मार्केट में निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है। ओरेकल, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और इवन परसिस्टेंट और विप्रो सब 20% से ज़्यादा जो है गिरे हुए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्ट्रेस आईटी में बहुत बड़ा है। लेकिन चलिए, जेफरीज की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है और इस पे जो है कनिष्का ने एक खास रिसर्च लिया है। कनिष्का बताएं क्या कह रही है जेफरीज की रिपोर्ट? जेफरीज ने इस महीने 4th जेफरीज इंडिया फोरम से अपना फीडबैक शेयर किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इंडिया अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कंसेंसस अंडरवेट है और साल भर के शार्प अंडर परफॉर्मेंस के बाद उनका मेन फोकस बॉटम अप आइडियाज को आइडेंटिफाई करना था ताकि इस अंडरवेट स्टांस को लोअर किया जा सके। जेफरीज का कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वैल्यूएशंस को ग्रोथ के साथ इवैल्यूएट कर रहे हैं। उनका मानना है कि नियर टर्म मार्केट में बाउंस पॉसिबल है, लेकिन पोटेंशियल इक्विटी सप्लाई से 12 मंथ आउटलुक थोड़ा टेम्पर हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट्स लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स जो है उनके काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, जहां कंजम्पशन ऑप्टिमिज्म पहले से ही स्टॉक्स में थोड़ा पार्शियली प्राइस्ड इन है। लेंडर्स की अगर हम बात करें तो वो ईयर के सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जबकि सरकार के टैरिफ ड्रिवन कंसर्न्स को रिफॉर्म के कैटलिस्ट के रूप में उसने एक प्रोजेक्ट किया है। इसका मैक्रो आउटलुक की अगर हम बात करें तो जेफरीज ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, प्राइवेट केपेक्स हेल्दी है, फंडिंग ग्रेजुअली नॉन बैंक सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है और डीरेगुलेशन गवर्नमेंट एजेंडा का एक प्रायोरिटी है।
इसके अलावा सेक्टर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो जेफरीज का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, रिन्यूएबल्स अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में हेल्दी डिमांड और लो इन्वेंट्रीज है, रिटेल में प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रही है, कंज्यूमर इंटरनेट में क्विक कॉमर्स तेजी से ग्रो कर रहा है, बेवरेजेस सेगमेंट में वैल्यू कर्व मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है। एनबीएफसीज फाइनेंशियल स्पेस में उन्होंने हाईलाइट किया है कि स्टेडी डिसइंबर्समेंट्स देखे जा रहे हैं। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में उनका कहना है कि कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और एक हाईलाइट है एनर्जी ट्रांजिशन पर जो स्ट्रॉन्ग है। FY26 में 40 गीगावाट सोलर एडिशन की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि ट्रांसमिशन कैपेसिटी एक बॉटलनेक बना हुआ है। तो ये था लेटेस्ट जेफरीज का इंडिया स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू। बिल्कुल, तो बुलिश नजरिया जरूर है जेफरीज की लेटेस्ट रिपोर्ट पे, और यहाँ पे देखें तो बाजार में गिरावट थोड़ी और बढ़ते जा रही है और इस पे थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस और इम्पोर्टेंट कॉल्स ये सब हम लेके आने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार पर नजर डालें तो ये गिरावट बढ़ती जा रही है। अब 175 अंक नीचे आ चुका है निफ्टी और 24,900 के नीचे निफ्टी में ट्रेडिंग हो रही है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट इस दौरान बढ़ी है, तो ये गिरावट बढ़ती ही जा रही है। बात करें गिरावट में कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट दिख रही है तो दिग्गजों में पावर ग्रिड 3% से ज़्यादा कमज़ोर है। इसके अलावा ट्रेंड, टाटा मोटर्स, TCS, एशियन पेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आज के सत्र में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, इस बीच इक्विटी में तो एक्शन गायब है, लेकिन कमोडिटी में काफ़ी एक्शन दिख रहा है। चांदी 1,37,000 के ऊपर घरेलू बाजार में चली गई है। कॉमेक्स पर $45 के करीब है। हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेजी दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक को लेकर आपकी राय क्या है? जी मेरा ये रिकमेंडेड कॉल ही था। जब आपने मुझसे मेरे कॉल्स के बारे में पूछा था तब मैंने आपसे बोला था कि 470 का एक अहम लेवल है हिंदुस्तान जिंक में। अगर इसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ से हमें 490 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव लोअर लेवल्स पे देखने को मिला है। अभी हिंदुस्तान जिंक अपने इमीडिएट स्विंग हाई 469.70 के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट में यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट हमें 469 470 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के ऊपर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहां से फिर हमें 490 तक के जो हमारे टारगेट है वहां तक का लक्ष्य हमें हिंदुस्तान जिंक में दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल्स पे अगर किसी को स्टॉप लॉस जो है वो 460 का रहेगा और 460 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करता है तब तक जो बायसनेस है वो पॉजिटिव ही है। और 470 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फर्दर अपवर्ड रैली हमें 490 तक की दिखाई दे रही है। 490 तक की रैली आपको दिख रही है हिंदुस्तान जिंक में। 460 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। चलिए कुछ और स्टॉक जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। KEI इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है, 4155 के ऊपर। इसके अलावा RVL बैंक, KEI इंडस्ट्री, ये पहले बताइए यहाँ पर क्या राय है? जी शॉर्ट टर्म एक रिबाउंड तो देखने को मिला है और ट्रेंड में मीडियम ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आने की उम्मीद हम KEI इंडस्ट्री में कर सकते हैं। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो भी फिलहाल 4225 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये जो 4225 का लेवल है वो एक बार इसके ऊपर अगर इसके प्राइजेस क्लोज होते हैं तो फर्दर अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें फर्दर अपवर्ड रैली 4400 4500 तक के स्तर तक देखने को मिलेगी। 4500 ये टारगेट भी आपको दिख सकते हैं। पोर्टफोलियो में अगर है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे, फिर क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और जो है गिरावट बाजार में दिखते हुए बड़ी है, 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई है। 24,900 के नीचे निफ्टी जो है ट्रेंड कर रहा है। ऑफ कोर्स ऑटो स्पेस पे भी जो है बिकवाली देखने मिली है चुनिंदा काउंटर्स में। और सबसे बड़ा ड्रैग निफ्टी में जो है वो है टाटा मोटर्स। स्टॉक में देखें तो लगभग 30% की गिरावट देखने मिली है और कोई भी डिसेंट अटेम्प्ट रिकवरी का नहीं देखने मिला है। क्या रीजंस है टाटा मोटर्स की इतनी बड़ी गिरावट पे? क्या जेएलआर पे, साइबर अटैक पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा? सारी डिटेल्स जो है हमें बताने वाली है सृष्टि। सृष्टि बताए क्या है पूरा माजरा जेएलआर का? जी हाँ, टाटा मोटर्स में जो है उनके जेएलआर प्लांट की जो पूरी परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको याद होगा कई समय से जो है टाटा मोटर्स ने अपने जेएलआर के प्लांट शटडाउन किए गए हैं क्योंकि एक साइबर अटैक हुआ था और वो इतना गहरा साइबर अटैक था जिसके चलते टाटा मोटर्स को अपने पूरे प्लांट के ऑपरेशंस जो हैं वो बंद करने पड़े थे। लगभग देखें तो अगस्त महीने के एंड से लेकर आप देखिए अभी तक जो है वो प्लांट बंद है और अब आने वाले एक हफ्ते शायद और ये जो क्लोजर है वो बरकरार रहेगा। अब जो है दिक्कतें तो हैं ही, ना ही सिर्फ प्रोडक्शन रुक चुका है पर साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी अपने अपने घरों में ही रहने को बोला है। तो पूरा फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है। पर इस पे बीबीसी ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। बीबीसी ने बताया है कि ये जो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है वो टाटा मोटर्स के लिए 50 मिलियन पाउंड्स पर वीक का जो है, पर हफ्ता आप देखेंगे अगर आईएनआर में इसको कन्वर्ट करें तो 5 से 6 हज़ार करोड़ का जो इम्पैक्ट है इनको पर हफ्ते के तौर पे आ रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए टाटा मोटर्स जेएलआर का अगर हम कुल प्रॉफिट देखिए क्वार्टर में तो वो कुछ 25 से 26 हज़ार करोड़ रहता है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है और 5 से 6 हज़ार करोड़ का इम्पैक्ट आपको एक ही हफ्ते में आता हुआ दिखे और 4 हफ्ते से अगर आपके प्लांट बंद है तो इसके लिए चिंताएं जो हैं वो काफ़ी गहरा रही हैं। आपको बता दें कि ये प्लांट जो है काफ़ी अहम है जहां पर 30,000 से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट जॉब्स हैं, साथ ही साथ 1 लाख से सप्लाई चेन जॉब जो है उन पे जो है रिस्क आते हुए दिख रहा है और उसके चलते टाटा मोटर्स ने सरकार के साथ मिलकर भी काम करने का जो है उन्होंने विचार किया है। कंपनी ने ये साफ किया है कि वो जो भी करेंगे वो एम्प्लॉयज़ के हथ में करेंगे। उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं अपने सभी लोगों को, पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो ज़रूर है और अब ये जो प्लांट है उसके चालू होने की जो खबरें आ रही हैं वो 1 अक्टूबर की हैं फिलहाल। धन्यवाद सृष्टि। पूरी तरह जो है आपने बताया कि टाटा मोटर्स पे गिरावट क्यों आ रही है। साइबर अटैक बहुत कंसर्न सीरियस है। अक्टूबर तक तो प्रोडक्शन भी नहीं आने वाले, फर्स्ट वीक तक तो उस पर भी नज़र रहेगी। कोई अटेम्प्ट भी नहीं आ रहा है रिकवरी स्टॉक में। एक्चुअली टाटा ग्रुप के जो मेजर स्टॉक्स है टीसीएस वो भी जो है डेज लो पे है। डायरेक्टर साहब एक बार टाटा मोटर्स, टीसीएस, ट्रेंड तीनों स्टॉक्स को फायर करे और टाइटन को भी फायर करे, चारों स्टॉक्स। अब देखिए कि टाटा ग्रुप शेयर्स में जो है बिकवाली देखने मिल रही है। ट्रेंड, टीसीएस वो डेज लो पे आ गया है, टाइटन एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स की बात करें। इन चारों स्टॉक्स का एक हॉट बोर्ड बनाइए, दर्शकों को हम बताएंगे। ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप में थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात चल रही है। टाटा कैपिटल के आईपीओ पे उसके कारण होल्डिंग कंपनीज में बज़ आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली गिरावट जो है आपको बास्केट सेलिंग टाटा ग्रुप में देखने मिल रहा है। ज़रा बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा ग्रुप की बास्केट सेलिंग में सबसे पहले टाटा मोटर्स पे आपकी राय लेंगे, फिर बाकी सारे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भी आएंगे। ज़रा बताएं कि ये सेलिंग थोड़ा और इंटेंसिफाई हो सकता है? ये न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन यहाँ पे बास्केट सेलिंग देखने मिल रही है। लगता है कोई इंस्टीट्यूशन या यहाँ पे जो है मूवमेंट ज़्यादा गिरावट देखने मिल रहा है। डिलीवरी डेटा भी चेक करना होगा आज। ज़रा बताएं टाटा मोटर्स पे क्या राय है आपकी? जी, टाटा मोटर्स जब भी 730 720 के आसपास आता है वहां पर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। पास्ट सेशंस में भी ये चीज हमें देखने को मिली है और करंट सेशन में भी यही चीज देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई है इस स्टॉक में और यहाँ पे जो क्लोजिंग भी मेरे ख्याल से बिल्कुल नीचे ही होने वाली है। हालांकि एक हल्की सी प्रॉफिट बुक पुल बैक मूव हमें लोअर लेवल से देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अभी अभी भी फिलहाल टाटा मोटर अपने बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी तो इसको अपना जो आज का जो गैप है उसको फिल करने में ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
जो रेजिस्टेंस है अब वो लोअर साइड की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 685 का, जहां पर इसका 50 डीएमए भी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां तक अगर ये पुट शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता है तो वहां से फर्दर एक सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ यहाँ पर फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और जो अपकमिंग सपोर्ट है वो अभी दिखाई फिलहाल दे रहे हैं 650 के आसपास। और अगर 650 के लेवल्स टूटते हैं तो ये जो वीकनेस है मुझे लगता है कि 625 तक भी बढ़ सकती है। 625 रुपए तक भी टाटा मोटर्स फिसल कर आ सकता है। टाटा ग्रुप का ही एक और स्टॉक है ट्रेंट, आज निफ्टी के सबसे बड़े लूजर में शामिल है। कंजम्पशन वाली स्टोरी है, उसके बाद भी ये चल नहीं रहा है। 5 सितंबर के बाद से लगातार गिरावट है। 5 सितंबर से अगर आप देखें तो करीब करीब 13-14% की गिरावट ट्रेंट में भी आ चुकी है और आज के सत्र में भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। इस पर लक्ष्मीकांत जी आपकी राय क्या है? जी, डेली और वीकली के चार्ट्स पर यहाँ पर करेक्शन बने हुए हैं। डेली के चार्ट्स पे ऑलरेडी ही 4900 के नीचे इस स्टॉक ने असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी लंबे समय से हमें यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली है और अभी भी ये स्टॉक अपने लोअर लेवल्स पे क्लोज होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था जो कि हमने अप्रैल मंथ में देखा था, तो मुझे लगता है कि वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है और उसका जो लोअर लेवल से मुझे 4500 तक की फर्दर गिरावट ट्रेंड में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेंड को लेकर और भी गिरावट यहाँ पर आपको लग रही है। इस वक्त देखिए चांदी नए रिकॉर्ड हाई पे पहुँच चुकी है। 1,37,300 के ऊपर चांदी MCX पर पहली बार पहुँची है। यह नया लाइफ टाइम हाई है MCX के लिहाज से। कॉमेक्स पर अभी भी जो $49 का हाई है उसके ऊपर चांदी अभी नहीं गई है। $45 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी है। MCX पर नया रिकॉर्ड आज भी बना है क्योंकि लगातार 5वें साल चांदी में डेफिसिट की स्थिति है। इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा चांदी को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज काफ़ी शॉर्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट लगातार चौथे दिन गिरावट है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी कि यहाँ पर सेंटिमेंट कमज़ोर होता दिख रहा है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होगा। तो लोढ़ा डेवलपर 2.5% कमज़ोर है, नए शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी 3% से ज़्यादा की गिरावट है। इस स्पेस से लक्ष्मीकांत जी आपको क्या पसंद आ रहा है? कहाँ इस गिरावट में खरीदना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए? जी, अभी फिलहाल तो दूर रहना चाहिए। अपने ये दोनों स्टॉक जो बात किया है, लोढ़ा डेवलपर और प्रेस्टीज इंडिया, यहाँ दोनों पर ही सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोढ़ा डेवलपर की बात करें तो अपना रिसेंट स्विंग लो के नीचे ये क्लोज होने जा रहा है। 1160 के नीचे इसकी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। इवन अभी भी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक जो इसका 1100 का लेवल्स है वहां तक फिसल सकता है। और जो नेगेटिव स्टैंस है हमारा वो जब तक मेंटेन रहेगा जब तक लोढ़ा डेवलपर 1210 के नीचे ट्रेड करता रहेगा। वहीं पर अगर हम प्रेस्टीज की बात करें तो प्रेस्टीज में भी यही संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 200 डीएमए लेवल्स का एक सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट थोड़ा सा दूर है। 1480 के आसपास 200 SMA के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता है तो देन आफ्टर फिर हम बाइंग के लिए रिकमेंड करेंगे। अभी फिलहाल प्रेस्टीज भी मुझे 1480 के लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्यू है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आ रही है रियलिटी स्पेस पे। लेकिन चलिए FPI सेलिंग के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है या फ्लोज की बात करेंगे तो वो सारे डिटेल्स हमें रविंदर बताने वाले हैं। गुड आफ्टरनून रविंदर, बताएं क्या है FPI सेलिंग ट्रेंड्स? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो FPI का जो फ्लो है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, यहाँ पे जो एक क्लियर डाइवर्जेंस आ रहा है, जहाँ पर FPI जो है प्राइमरी मार्केट में लगातार फंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी साइड सेकेंडरी मार्केट में जो है वहाँ से फंड निकाल रहे हैं। तो सबसे अब अगर बात करें मंथ ऑन मंथ ट्रेंड की प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के, तो यहाँ पर अक्टूबर 2024 में
प्राइमरी मार्केट में जो है 19,842 करोड़ का इन्फ्लो आया था। वहीं दिसंबर 2024 में इसमें जो है 18,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो आया था प्राइमरी मार्केट में। वही जुलाई 2025 में 14,248 करोड़ का जो है प्राइमरी मार्केट में इन्फ्लो आया था। वहीं दूसरी साइड बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पर जो है पिक्चर डिफरेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पे जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है पिछले एक साल में अक्टूबर 2024 में आई थी, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस पर फंड आउटफ्लो किया था। वही जनवरी 2025 में 81,904 करोड़ का आउटफ्लो देखने मिला था सेकेंडरी मार्केट में। वहीं जुलाई में भी जो है करीब 32,000 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो देखने मिला था। वहीं अगस्त 2024 में जो है 39,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला सेकेंडरी मार्केट में। वहीं अगर बात करें पिछले एक साल में और 6 महीने में और 3 महीने में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के फ्लो की, तो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट जो है इसमें ये जो है प्राइमरी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक साल में उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है, वो सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी मार्केट में, तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और पिछले एक साल में जो एफआईआई का जो नेट आउटफ्लो है करीब 3 लाख करोड़ का है। वहीं अगर बात करें 6 महीने का टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जो प्राइमरी मार्केट का जो इन्फ्लो है वो 29,766 करोड़ का रहा है। वहीं सेकेंडरी मार्केट में जो है आउटफ्लो देखने को मिला 55,000 करोड़ से ज़्यादा का। अगर बात करें जुलाई 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक, यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला प्राइमरी मार्केट में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का। वहीं सेकेंडरी मार्केट में जो है 85,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है। और बात करें सितंबर की ही टिल डेट की, तो यहाँ पर सितंबर में जो है एफपीआई ने जो है 2,567 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया प्राइमरी मार्केट में, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो उन्होंने 14,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है फंड जो है आउटफ्लो किया है। तो जो प्राइमरी मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो है इसमें ये बिल्कुल धन्यवाद। एफपीआई पे डेटा पे जो है रविंदर ने पूरी बात की, लेकिन बाजार की रुख पे चलते हैं। आज जो है लगातार 5वें दिन गिरावट देखने मिल रही है। ब्रॉडर इंडेक्सेस का भी सपोर्ट नहीं देखने मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे गिरावट, रिलायंस पे सेलिंग आई और सबसे बड़ा सेलिंग आपको आईटी स्पेस में देखने मिला। टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी जो है बड़ी पिटाई आई है। गेनर्स की बात करें तो बहुत चुनिंदा नाम है, बीएल, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स। मेटल स्पेस में थोड़ी सी रैली जरूर आई थी, खास करके कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में, लेकिन आज का दिन जो था पिकवाली से भरा हुआ था। रियल्टी, आईटी, फार्मा, ऑटो, इवन पीएसयू बैंक्स जो है लाल निशान में बंद हो रहे हैं इनके इंडेक्सेस। और नेट जो है आज सेलिंग प्रेशर बढ़ा है टुवर्ड्स द एंड। लास्ट 1 आवर में जो है हमें भारी गिरावट देखने मिली। निफ्टी बैंक भी यहाँ पे देखे तो 170 पॉइंट गिरा है और निफ्टी में गिरावट ज़्यादा देखने मिली है, खास करके आईटी स्पेस और टाटा ग्रुप स्टॉक्स में जो है बड़ी गिरावट आई है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस बाजार में भी जो है आपने अहम कॉल्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच और फेस्टिव सीजन की ग्रीटिंग्स भी आपको। लेकिन इस शो में बस क्लोजिंग कॉल्स में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे ईटी नाउ स्वदेश।